कि ये पूरी कहानी कांग्रेस और कांग्रेस की लीगेसी से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए आपको इसे इतिहास से लेकर आना होगा। और इतिहास शुरू होता है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल नेहरू जी से जो इतिहास इसका जुड़ा है उसे विकिपीडिया से भी मैं अगर ब्रीफ में आपको ब्रीफ करूं तो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये एक अखबार था जिस अखबार को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था, 1938 में शुरू किया गया था। जिस कंपनी के तहत इसको शुरू किया गया था उसका नाम एसोसिएट जर्नल लिमिटेड था, जो 3 अखबार प्रकाशित करती थी। उनमें से एक अखबार नेशनल हेराल्ड था, दूसरा नवजीवन था और तीसरा कौमी एकता था। ये जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है ये एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी लेखनी की जाती थी। ठीक है, यह न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते वर्ष 2008 में बंद कर दिया गया था। 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री, हालांकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय जब राजनीतिक कार्यकर्ता थे, देश के क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा इसको स्थापित करना और साथ में जिस कंपनी के अंदर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया उसका नाम एजेएल था। अब थोड़ा सा और अंदर डीप डाइव करते हैं। बात 1938 की है। एक अखबार शुरू होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी स्थापना करते हैं। इसमें एक कंपनी को जिम्मेदार बनाया। इसको आप और इस तरह से समझें, जैसे मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, नाम एसीपीएल है, उसके अंदर एक काम शुरू होता है जिसका नाम अपनी पाठशाला है। अपनी पाठशाला बुक छाप रही है, क्लासेस चला रही है, तमाम प्रकार के काम एक कंपनी के अधीन किए जा रहे हैं। उस कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर काम जितने भी हो रहे हैं उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कमाई होगी या घाटा होगा या फिर जिम्मेदारियां आएंगी वो शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की जो ये कंपनी है, इस कंपनी में लगभग 5000 लोग शामिल होते हैं एज ए शेयर होल्डर। और उन शेयर होल्डर्स में बड़े सारे क्रांतिकारी जो उस समय देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं वो सब शामिल होते हैं। 5000 के लगभग जो शेयर होल्डर्स इस एजेएल को शुरू करते हैं, इसमें ही नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर शामिल होता है। इस अखबार को शामिल किया जाता है, इस कंपनी को शुरू किया जाता है कंपनी एक्ट 25 के तहत, की धारा 25 के तहत, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई भी लाभ, मतलब वैसे तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अगर कोई लाभ कंपनी कमा भी लेती है तो वो कंपनी की ग्रोथ में ही लगा दिया जाएगा। अर्थात एजेएल का मुख्य उद्देश्य अखबार को नियमित रूप से चलाए रखना ही था। ये तो हुआ एजेएल का शुरुआती साहित्य। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी कुछ इस तरह से है कि ये समय के साथ साथ कंपनी चलना शुरू होती है, अखबार छपना शुरू होता है, लेकिन ये अखबार धीरे धीरे घाटे में चलता रहता है। 2008 तक पहुंचते पहुंचते वित्तीय घाटे के चलते ये अखबार और ये कंपनी क्लोज हो जाती है। 2008 में आकर के ये बंद होती है। ध्यान रखने वाली बात जो बार बार आपको याद रखनी है वो ये कि ये सेक्शन 25 के तहत बनी हुई कंपनी थी, जिसका मतलब है कि ये कंपनी कोई मुनाफा अगर कमाती है तो वो कंपनी के ही विकास में लगेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी लोग शामिल हैं वो इसके लाभ को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। तो ब्रीफ में क्या निकल कर आया? प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के तहत इसकी शुरुआत, एजेएल की स्थापना कब हुई, साथ ही साथ इसके 2 और अखबार नवजीवन और कौमी एकता। 1947 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने इसका पद छोड़ा था, एज ए चेयरमैन इसका पद छोड़ दिया था। 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। 2016 में इसका डिजिटल पब्लिकेशन फिर से शुरू हुआ। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है जो अभी पता रहे तो समझने में थोड़ी आसानी देगी, और वो ये है कि जब ये अखबार शुरू हुआ तो किसी प्रमाइसेस में शुरू हुआ होगा, कोई जगह शुरू हुई होगी, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो तो एक जगह बताते हो कि ये जगह है जहां हम इसको शुरू कर रहे हैं। फिर अगर आपने अखबार चालू किया है तो बहुत सारी जगह आपने ऑफिसेज खोले होंगे, कहीं सी जगह पर आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस डली होंगी या फिर कुछ भी आपने स्थान लिए होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से शुरू हुई कंपनी जब 2008 में आर्थिक तंगी के चलते बंद भी हुई तो इस दौरान कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रही होगी जो डेवलप की गई होगी। ये जो प्रॉपर्टी डेवलप की गई होगी बस इसी पर आप अपना फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि आरोप उस प्रॉपर्टी पर है जो इस एजेएल के द्वारा बनाई गई थी। कौन सी प्रॉपर्टी? कहा जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस एजेएल के द्वारा
बनाई गई थी। अब बनाई गई थी से मतलब क्या है भाई, जहां जहां ऑफिस उस समय खरीदे होंगे आज वो बड़ी प्राइम लोकेशन पर आ गए, चाहे लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, जहां जहां भी वो प्राइम ऑफिसेज बन चुके हैं, अब वो मेन शहर का हिस्सा हैं। अब उनके अगर रेट निकलते हैं तो करंट प्राइस पे उनकी वैल्यू 2000 करोड़ से ऊपर निकल कर आती है। तो कंपनी बंद हो गई तो इस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, यह पहला सवाल दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कोई कंपनी बंद होती है तो टेक्निकली शेयर होल्डर्स में उसकी वैल्यू को वापस डिसॉल्व कर दिया जाता है कि लो भाई अपना अपना पैसा लो और वापस चले जाओ। लेकिन यहां पर यह आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2000 करोड़ का दिमाग में बिठाए रखिएगा, क्योंकि सारा की सारा मामला इसी पर अटका हुआ है। कैसे अटका हुआ है, अब 2008 से आगे की यात्रा करेंगे हम। 2008 में कंपनी बंद हो चुकी है। अब इस कंपनी के बंद होने पर पता चलता है कि कंपनी को कुछ घाटा हुआ है और उस घाटे के अंदर सबसे बड़ा नुकसान कुछ कर्मचारियों का हुआ है जिनकी लंबे समय से तनख्वाह नहीं गई है, बिजली के बिल भुगतान नहीं हुए हैं, एसी का चार्ज नहीं दिया गया, तमाम प्रकार की चीजें खर्चे में शामिल हैं, सामने दिख रही हैं। ऐसे में अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो कि एक राजनीतिक दल है, उसके द्वारा 90 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है इस कंपनी को। 2008 में जो कंपनी बंद हुई है उसे कर्ज चुकाने के लिए, यानी कि यहां से कहानी थोड़ा आगे की तरफ चेंज होने लगती है। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो 3 अखबार छाप रहा है उसमें से एक नेशनल हेराल्ड है। इस एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को कांग्रेस 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी दे देता है कि ये पकड़ो 90 करोड़ रुपए, और इस 90 करोड़ का जो ये लोन है इससे अपनी देनदारियां चुका दो। तो जनरली दो यहां पर बड़े सवाल आते हैं। जब भी किसी को लोन दिया जाता है तो उस लोन की वापसी के बिना वो लोन खड़ा ही रहता है। कंपनी के अकाउंट में कभी भी कोई लोन अगर आता है तो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट में विजिबल होता है, नंबर 1। दूसरी बात, आपने लोन दिया किस हैसियत से दिया? आंसर है राजनीतिक दल की हैसियत से दिया। राजनीतिक दल की हैसियत से आप लोन क्या दे सकते हैं, यह दूसरा बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स से एग्जम्प्टेड होती हैं। ये किसी भी ऐसी संस्था को लोन दे ही नहीं सकती। असल में ये लोन देने के लिए बनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। अब यहां पर दो बड़े प्रश्न खड़े हुए। पहला, लोन क्या राजनीतिक दल दे सकते हैं, नंबर 1, और नंबर दूसरा, अगर लोन दे दिया तो ऐसे में इस लोन की जिम्मेदारी अब आगे कौन चुकाएगा, यह बड़ा सवाल बनकर आया। खैर, अब 90 करोड़ का लोन हो गया, यह कहानी एक तरफ चली गई। इसी बीच में एक और घटना घटित होती है, और वो घटना यह है कि 5 लाख रुपए से एक और नई कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है यंग इंडियन कंपनी। अब ये यंग इंडियन कंपनी की क्या कहानी है, अब वो सुनिए। वर्ष 2010 में कांग्रेस के ही महासचिव राहुल गांधी जी और साथ ही साथ सोनिया गांधी जी समेत कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम यंग इंडियन लिमिटेड रखा। यह 2010 में शुरू हुई कंपनी थी। इस कंपनी ने 5 लाख रुपए से अपनी स्थापना की थी। कंपनी आप कितने रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। कंपनी शुरू करने का तरीका होता है कि आपने अपनी तरफ से कितने पैसे साझा किए। कंपनी बनाते समय जानकारी निकली कि इस कंपनी के अंदर 38% हिस्सा राहुल गांधी जी का था, 38% हिस्सा उनकी मां सोनिया गांधी जी का था। बाकी बचे जो 24% हिस्से थे वो कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और एक पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के पास थे। मतलब एक कंपनी बनती है 2010 में। अब ध्यान से सुनिएगा, एजेएल बंद हो चुकी है 2008 में। 2010 में एक कंपनी बनती है यंग इंडिया लिमिटेड। इस बीच में एजेएल को 90 करोड़ का लोन देती है कांग्रेस कि तुम अपना कर्ज चुकाओ और अपनी राहत पा जाओ। 90 करोड़ का कर्ज गया। यंग इंडिया अलग से एक कंपनी बनती है। अब ये यंग इंडिया नाम की कंपनी इस एजेएल को टेक ओवर कर लेती है। कहती है कि चूंकि आप कंपनी बंद ही कर चुके हैं तो आपका कोई दायित्व तो बचा नहीं, तो एक काम कीजिए कि इस एजेएल को यंग इंडिया को दे दीजिए। अर्थात एजेएल का टेक ओवर हो जाता है यंग इंडिया कंपनी के पास। अब ये जो एजेएल का टेक ओवर हुआ, ये कैसे हुआ? 90 करोड़ के शेयर थे, 90 करोड़ का लोन था। असल मायने में 10-10 रुपए का एक शेयर प्राइस भी निकाला जाए तो 9 करोड़ रुपए के शेयर, 9 करोड़ शेयर ट्रांसफर हुए यंग इंडिया को। लेकिन कांग्रेस ने
इस 90 करोड़ के लोन को माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, ये स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाई गई कंपनी थी, इसलिए हम इसे राजनीतिक रूप से माफ कर देते हैं। तो पहला, राजनीतिक दल के द्वारा लोन दिया गया, नंबर दूसरा, उस लोन को माफ कर दिया गया। ये दो बड़े एपिसोड हुए और यहां पर एसोसिएट जनरल लिमिटेड को यंग इंडिया को सौंप दिया जाता है। यंग इंडिया जो कि कंपनी बनी थी मात्र 5 लाख रुपए में, उस 5 लाख रुपए की कंपनी को एक एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी मिल जाती है जिसके ऊपर 90 करोड़ का लोन था जिसे माफ कर दिया गया था। अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न एक साथ खड़े होने लगते हैं और वो ये कि एक तरह से यंग इंडिया लिमिटेड ने 5 लाख रुपए में उस 2000 करोड़ की संपत्ति को भी तो अपने साथ ले लिया, जिसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को एक लीड में छोड़ दिया था कि इस दौरान कुछ संपत्ति बनी थी जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए के आसपास थी। उस 2000 करोड़ की संपत्ति को भी इस यंग इंडिया को मालिकाना हक के रूप में प्राप्त करा दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर एक जो बड़ा खेल होता है वो खेल ये कि यंग इंडिया ने 5 लाख रुपए में 2000 करोड़ का माल अपने पास ले लिया, संपत्ति अपने पास ले ली। यह बात पकड़ में कैसे आई? सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने 2012 में एक याचिका दायर की और उस याचिका में कहा कि कांग्रेस के नेता धोखाधड़ी कर रहे हैं। धोखाधड़ी कैसे? पहले पैसा दिया, पैसे को और कम करके जीरो कर दिया, लोन को माफ कर दिया, 5 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति को ग्रैब कर लिया। बोले ये सीधा सीधा एक मनी की धोखाधड़ी का मामला है और इस धोखाधड़ी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अपनी तरफ से शिकायत कर देते हैं कि सर ये पूरी तरह से 2000 करोड़ की संपत्ति को अपना बनाने की एक चाल है। दिल्ली की एक अदालत में इस पूरे मामले के ऊपर बयानों की सुनवाई होती है। एजेएल के अंदर जो जो लोग शामिल हैं उन सबको बुलाया जाता है, या यंग इंडिया में जो लोग शामिल हैं। यंग इंडिया में कौन शामिल था? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अजीम प्रेम, वो जो इनके कौन थे यार, वो जो ओवरसीज के जो वो थे, सैम पित्रोदा, वो शामिल थे। इन सबको बुलाया जाता है और बुलाया जाता है सुमन दुबे को कि बताओ भाई अपने अपने बयान दो कि आप लोगों ने इस कंपनी के अंदर कैसे इसको ले लिया। इनके बयान लिए जाते हैं। अदालत यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों को 7 अगस्त 2014 को अपने सामने पेश होने का आदेश दे देती है। आदेश दे दिया गया, इन सबको जो आपके सामने है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सबको बुला लिया गया कि आ जाइए। अक्यूज बनाया गया कि आप लोगों ने ये सब कैसे किया। 90 करोड़ लिया लेकिन चुकाया नहीं, अपने पास में पूरी जमीन दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पूरी पूरी ग्रैब कर ली, उसका क्या हुआ? ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आने लगी। सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो याचिका दायर हुई, उस केस के अंदर 19 दिसंबर 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी समेत सभी आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने अपनी तरफ से जमानत दे दी। जमानत का अर्थ था कि आपको अब जब बुलाएं तो आप सुनवाई के लिए आइएगा। टेक्निकली इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि जब तक फैसला ना हो जाए, फैसले के अभाव में आप लोग बाहर रह सकते हैं और बाहर जब बुलाया जाए तब आप सुनवाई के लिए हाजिर हों। ठीक है साहब। अगले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब कांग्रेस रिक्वेस्ट की, आवेदन की कि सर हमारे इस मामले को थोड़ा सा रुकवाइए, ये तो पॉलिटिकल द्वेष में हो रहा है। तो बोले द्वेष में नहीं है, मैं इस मामले को नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हां, साथ साथ यह जरूर कह दिया कि आपको सुनवाई से थोड़ी छूट दे सकते हैं, मामले के खिलाफ चीजें एकत्रित होने दीजिए। यहां पर यह जानकारी अतिरिक्त रूप से दे दी जाती है। ठीक है। तो इस बीच में क्या होता है कि यहां पर इस पूरे मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें छूट में, सुनवाई के अंदर छूट दे दी जाती है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया जी और राहुल गांधी जी को आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने का आदेश दे दिया। बोले नहीं, इनकम टैक्स वालों को अपनी तरफ से काम करने दो, हम आपकी जो मदद कर सकते हैं वो ये कि आप नियमित रूप से सुनवाई के लिए हाजिर ना हो। लेकिन इस बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की सुनवाई करता रहता है। ना केवल सुनवाई करता है बल्कि इस पूरे मामले के अंदर नियमित पूछताछ के लिए भी बुलाता रहता है। वर्ष 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी को 5 दिनों में 50 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया गया और 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी से 3 दिन में 12 घंटे के आसपास सवाल किए गए।
उनसे करीब 100 सवाल कुल मिलाकर किए गए। एक तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिवेटेड था, दूसरी तरफ से ईडी की एंट्री हो जाती है। ईडी की एंट्री यहां पर क्यों होती है? ईडी की एंट्री होती है कि यहां पर पैसे को घुमाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यानी जिस उद्देश्य से पैसा था उसका उसमें उपयोग ना होकर जमीन को ग्रैब करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में एक कंपनी की सहायता ली गई है। और जिस धारा के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है, कहा गया है कि वो एक चैरिटेबल कंपनी है, उसने कोई चैरिटी करी ही नहीं है। चैरिटी के अभाव में इतनी बड़ी एसेट उसको मिलना यह अपने आप में सवालों में खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर एक टाइमलाइन निकल कर आती है। 2022 में दोनों के नोटिस होने के बाद में नवंबर 2023 में ईडी ने 752 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दे दिया। कुल मिलाकर के नेशनल हेराल्ड से संबंधित जो संपत्ति थी, जिसके चलते ये सारा की सारा खेल माना गया कि ये साहब एक तरीके से इन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई थी, ईडी उन संपत्तियों को अटैच करती चलती है। अटैच होने का अर्थ होता है कि अब आप इनका उपयोग नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक इस केस के अंदर आप जीत नहीं जाते, तब तक आप इन संपत्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह से संपत्ति वर्थ 750 करोड़ के आसपास अटैच करना शुरू कर दी जाती हैं। ठीक है साहब, ईडी अपनी तरफ से चार्जशीट पेश करती है और उस चार्जशीट के अंदर यह फाइंडिंग निकाल कर लेकर आती है कि यहां पर पूरी तरह से जो लाभ है, यह लाभ प्राप्त करने के लिए ही यह काम किया गया था। इसमें राहुल गांधी जी, सैम पित्रोदा जी, सोनिया गांधी जी, सुमन दुबे, इन सबके नाम को शामिल करते हुए कोर्ट के अंदर चार्जशीट को पेश कर दिया जाता है। कांग्रेस ने अपने बचाव में तर्क देते हुए कहा कि एसोसिएट जो जर्नल लिमिटेड है उसे 10 साल के लिए 100 किश्तों में चेक के भुगतान से 90 करोड़ की राशि दी गई थी। कहा गया था कि 90 करोड़ रुपए आप हमें चुकाएंगे। 67 करोड़ की राशि नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए दी थी। बाकी पैसा बिजली बिल, किराया और भवन आदि खर्च के लिए दिया था। और किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्ज देना अपराध नहीं है और ना ही इसे गैर कानूनी माना जाता है। बीजेपी इसी बात पर अड़ी हुई है कि राजनीतिक दल कर्ज दे ही नहीं सकते। कांग्रेस कह रही है कि यह अपराध नहीं है, दे दिया तो क्या हुआ। दूसरा तर्क कांग्रेस क्या दे रही है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की जो आय है, उसने आय के अभाव में ही उसे कर्ज दिया गया था और एजेएल के शेयर यंग इंडिया को दिए गए, जो कि कानून के अनुसार नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, वो किसी तरह का मुनाफा अथवा लाभांश अथवा सैलरी या कोई भी इससे वित्तीय फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि जिस सेक्शन के तहत यह कंपनी बनी है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 से मिलता जुलता 1956 का सेक्शन 25 है। तो बोले इस सेक्शन के तहत कोई भी लाभ लिया नहीं जा सकता। ऐसे में यंग इंडिया के शेयर को भी बेचा नहीं जा सकता। इसका मतलब यंग इंडिया ने एक पैसे का भी वित्तीय लाभ नहीं लिया है। तो इस आधार पर इस बात को कहना कि यंग इंडिया के तहत राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने लाभ कमाने के लिए यह किया, वो भी गलत है। तो अब तो भाई इनका तर्क भी बहुत जेन्युइन बन रहा है। जिस सेक्शन के तहत इस कंपनी को बनाया गया है, उस सेक्शन के तहत जब लाभ ही नहीं मिल सकता तो फिर किस बारे में टेंशन हो रही है? टेंशन है उस 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि अल्टीमेटली उस पैसे का उपयोग किसी भी तरीके से कल को यही काम दोबारा शुरू होने में भी होता है तो इस काम के असली मालिक 5 लाख रुपए में 2000 करोड़ का माल पाने वाले हुए। यही बात बीजेपी अपनी तरफ से बोल रही है। तो कांग्रेस ने अपनी सफाई में कहा कि राजनीतिक दल ने लोन दिया वो गुनाह नहीं है, दूसरी तरफ से कहा कि हमने लोन दिया वो गुनाह नहीं है, साथ ही साथ में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने इससे कोई वित्तीय लाभ नहीं लिया, तो फिर किस बात की बवाल हो रही है? कांग्रेस इसी बात को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है कि आप राजनीतिक द्वेषता के चलते ये सब कर रहे हैं। बीजेपी इस बारे में केवल यह कह रही है कि नहीं साहब, हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने 5 लाख में 2000 करोड़ का माल पा लिया। आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। अब बड़ा सवाल यह आता है, तो क्या सर ये गिरफ्तार हो सकते हैं? तो देखो, ईडी अपनी बात रखेगी। ईडी जिस मामले में इस बात को रख रही है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट। उस पीएमएलए एक्ट में अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव होती है कि हां धन का दुरुपयोग हुआ है, गलत तरीके से रीराउटिंग हुई है, तो ऐसे में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर 7 साल की सजा होती है तो फिर आपकी एमपी की जो सदस्यता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है, वो जा सकती है।
इसी के चलते इसे राजनीतिक द्वेष माना जा रहा है कि साहब राजनीतिक द्वेषता के चलते उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।